रात के 12:30 बजे घना कोहरा पूरे पहाड़ी इलाके पर ऐसे फैल चुका था जैसे किसी ने सफेद चादर ओढ़ा दी हो। पहाड़ों पर हवा की सनसनाहट, दूर कहीं से आती सियारों की आवाज और नीचे घाटी में बहती नदी की गूंज सब मिलकर उस अजीब ठंडी रात को और डरावनी बना रहे थे। रोहन अपनी बाइक धीरे धीरे चला रहा था। हेडलाइट की रोशनी 10 मीटर से आगे नहीं जा रही थी। सड़क सूनी थी, जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो। लेकिन रोहन सो नहीं सकता था। उसे अपने दोस्त विक्रम तक पहुंचना था। विक्रम ने 2 घंटे पहले घबराई हुई आवाज में फोन किया था। रोहन, मैं फंस गया हूं। यहां कुछ है। ये हवेली ये वैसी नहीं है जैसी दिखती है। उसके बाद लाइन कट गई। रोहन उस जगह से लगभग 40 किलोमीटर दूर था, लेकिन दोस्त को खतरे में छोड़ नहीं सकता था। फोन की लोकेशन ने उसे गिरिधाम के जंगल के बीच मौजूद एक पुरानी हवेली की ओर इशारा किया था, जिसे लोग धुंध वाली हवेली कहते थे। यह हवेली बरसों से वीरान पड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि आधी रात को उसकी खिड़कियों पर किसी स्त्री की परछाई दिखती है, जो हाथ हिलाकर किसी को बुलाती है। जो भी उसके पास गया वापस नहीं लौटा। लेकिन रोहन तर्क समझ वाला इंसान था। कम से कम आज रात तक वह यही सोचता था। हवेली का पहला दर्शन कोहरे के बीच से जब हवेली का ऊपरी हिस्सा दिखाई दिया तो रोहन की सांस रुक गई। टूटी हुई मीनारें, काली पड़ी दीवारें और जंग लगे लोहे के गेट हवा की मार से कराहते हुए चर चर की आवाज निकाल रहे थे। गेट आधा टूटा हुआ था और खुद ब खुद हिल रहा था। रोहन ने बाइक किनारे लगाई और टॉर्च निकालकर हवेली की ओर बढ़ा। टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ते ही रोहन के कदम ठिठक गए। दीवार पर लाल रंग से एक चेतावनी लिखी थी, अंदर मत आना, जो एक बार प्रवेश करता है वह बाहर नहीं निकलता। लेकिन रोहन पीछे हटने वालों में से नहीं था और दोस्त की आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। वह गेट को धक्का देकर अंदर घुस गया। अंदर जाते ही ठंड और बढ़ गई। हवा स्थिर हो चुकी थी, जैसे कोई देख रहा हो। हवेली के विशाल बरामदे में जाले झूल रहे थे। टूटी खिड़कियों से आती हवा ऐसी आवाज निकाल रही थी मानो कोई फुसफुसा रहा हो। रोहन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। फर्श पर पैरों के धूल भरे निशान बिख रहे थे, एकदम ताजा। विक्रम यहीं से गुजरा था। रोहन उन निशानों के पीछे पीछे हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा हल्का खुला हुआ था। उसने अंदर झांका। कमरा अंधेरे में डूबा था और तभी कोई दरवाजे के पीछे से फुसफुसाया, अंदर आओ। रोहन की रीढ़ में ठंड उतर गई। उसने टॉर्च को कसकर पकड़ा और दरवाजा खोल दिया। अंदर कोई नहीं था, पर कमरे के बीचों बीच फर्श पर एक पुरानी लाल चुनरी पड़ी थी, जिस पर काले बाल चिपके हुए थे। उसी पल कमरे की खिड़की खुद ब खुद बंद हो गई। धड़ाम! हवेली के भीतर चलने वाली परछाइयां। रोहन ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। विक्रम, विक्रम तू कहाँ है? उसकी आवाज कमरे में फैलकर अंधेरे में खो गई, लेकिन जवाब नहीं मिला। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसे लकड़ी की सीढ़ियां दिखीं, जो ऊपर पहली मंजिल तक जाती थीं। पैरों के निशान भी वहीं जा रहे थे। जरूर विक्रम ऊपर गया होगा, उसने सोचा। सीढ़ियों पर चढ़ते ही उसे ऐसा लगा कि पीछे से कोई चल रहा है। उसने झट से मुड़कर देखा। खाली सीढ़ियां। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। सीढ़ियां पुरानी थीं और हर कदम पर चरमराती थीं। आधी मंजिल पहुंचने पर अचानक किसी ने नीचे से उसका नाम पुकारा। रोहन! यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। घुटी हुई, लंबी, खींची हुई। रोहन के गले से आवाज नहीं निकली, लेकिन उसने खुद को संभाला और ऊपर बढ़ गया। पहली मंजिल पर लंबा गलियारा था, दोनों तरफ कई कमरे। लेकिन उस गलियारे में वातावरण कुछ अलग था। हवा भारी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति दबाव डाल रही हो। टॉर्च की रोशनी भी मानो कम हो गई हो। दाईं ओर के कमरे का दरवाजा थोड़ा हिल रहा था, जैसे कोई अंदर चल रहा हो। रोहन धीरे धीरे दरवाजे पर रखा ही था कि अचानक अंदर से किसी लड़की की तेज खौफनाक चीख गूंजी। रोहन सन्न रह गया। उसने तुरंत दरवाजा खोला। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन फर्श पर ताजा गीले कदमों के निशान दिखाई दे रहे थे। उनके अंत में दीवार पर खून से लिखा था, यहां मत खोजो, वह अब मेरा है। रोहन का दिल धड़कना भूल गया। विक्रम! उसने दूसरे कमरे की ओर दौड़ लगाई।
हवेली की चुड़ैल की कहानी तभी गलियारे के दूसरे छोर से अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गाना गुनगुना रहा हो। आवाज में पागलपन था और दर्द भी। रोहन उस ओर बढ़ा। हर कदम के साथ आवाज और साफ होती गई। लोरी गाकर सुलाती हूं, फिर हमेशा के लिए ले जाती हूं। गलियारे के अंत में एक बड़ा कमरा था, जिसके दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी झांक रही थी। रोहन ने धीरे से दरवाजा धकेला। कमरा बड़ा था लेकिन अव्यवस्थित। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे। लकड़ी के फर्नीचर जगह जगह टूटे पड़े थे और कमरे के बीच में एक पुराना झूला। झूले पर किसी औरत की परछाई बैठी थी। लंबे घने बाल जो सर से लेकर फर्श तक फैले थे। सफेद सूखी त्वचा, हिलती हुई गर्दन और पीठ रोहन की ओर। वह झूला हिला रही थी, लेकिन झूले पर कोई बच्चा नहीं था। खाली झूला आगे पीछे डोल रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस पर किसी अदृश्य बच्चे का वजन है। रोहन की सांसें तेज हो गईं। अचानक वह औरत बोल उठी, बच्चे जैसी मीठी आवाज में, लेकिन टेढ़ी, भयानक। मेरे बच्चे को परेशान मत करो। रोहन का खून जम गया। उसकी टॉर्च हाथ से गिर गई। वह औरत धीरे धीरे झूले से उठी। अब भी रोहन को पीठ ही दिख रही थी, लेकिन उसके बाल खुद ब खुद हिल रहे थे, जैसे किसी भूत ने उन्हें पकड़ा हो। अचानक वह चिल्लाई, देख क्यों नहीं लेते मुझे, और पलट गई। रोहन की आंखें फैल गईं। उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। काली गहरी आंखें, पलकें, होंठ फटे हुए पर दांत सड़े और लंबे। वह रोहन की ओर। रोहन किसी तरह पीछे हटकर कमरे का दरवाजा बंद कर भागा। उस औरत के हाथ दरवाजे पर लगे और वो चीखने लगी, तू उसे वापस नहीं ले जा सकता, वो मेरा है, मेरा। चीख इतनी भयानक थी कि दीवारें कांपने लगीं। रोहन तेजी से हॉल में भागा और अचानक उसकी नजर उस दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में वही हवेली थी, लेकिन नई और सुंदर अवस्था में। सामने खड़ी एक महिला, लाल साड़ी और लंबे बाल। तस्वीर के नीचे नाम लिखा था, राधिका देवी, गिरिधाम हवेली की मालकिन। और अचानक रोहन को याद आया, कई साल पहले खबर आई थी कि हवेली की मालकिन राधिका देवी अपने बच्चे के साथ अचानक गायब हो गई थी। कहा जाता है कि वह अपने बच्चे के मरने के बाद पागल हो गई थी और काली विद्या में पड़ गई थी। गांव वाले दावा करते थे कि वह मरकर चुड़ैल बन गई। रोहन के पैरों में फिर से सुन्नपन दौड़ गया। इतने में उसने फुसफुसाहट सुनी, रोहन बचा लो। यह विक्रम की आवाज थी। वह ऊपर दूसरी मंजिल से आ रही थी। रोहन बिना कुछ सोचे भागकर सीढ़ियां चढ़ गया। दूसरी मंजिल पूरी तरह अंधेरे में थी। यहां धूल भी नहीं थी, बस अजीब सी गंध, जैसे किसी ने कुछ सड़ा हुआ रखा हो। गलियारे के बीचों बीच एक कमरा था, जहां से नीली रोशनी निकल रही थी। वही विक्रम की आवाज थी। रोहन कमरे में घुसा और जो उसने देखा, उससे उसका शरीर पत्थर हो गया। विक्रम फर्श पर पड़ा था, बेहोश, और उसके चारों ओर जमीन पर अजीब अजीब आकृतियां खींची हुई थीं। लाल रंग से, शायद खून से। कमरे के बीच एक बड़ा घेरा बना था, जिसके भीतर विक्रम लेटा था। उसके ऊपर हवा में अजीब सी धूल उड़ रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का असर हो। रोहन दौड़कर विक्रम के पास पहुंचा और उसे पकड़कर उठाने लगा। तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंधेरा, और फिर वही आवाज, राधिका देवी की। क्यों आए हो? उसे मेरे पास रहने दो, वो मेरा बच्चा बनेगा। रोहन ने कांपते हुए पीछे देखा। कमरे के कोने में वो खड़ी थी, तैरती हुई। जमीन से 1 फुट ऊपर उसके बाल सांपों की तरह लहरा रहे थे। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थी। वो धीरे धीरे रोहन की ओर बढ़ने लगी। कमरा जमने लगा। सांस बाहर निकलते ही भाप बनकर गायब हो रही थी। रोहन ने विक्रम को उठाया और दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा हिला भी नहीं। चुड़ैल अब कुछ ही कदम दूर थी। भाग नहीं सकते, तुम दोनों अब यही रहोगे। वो हाथ बढ़ाकर विक्रम को अपनी ओर खींचने लगी। विक्रम हवा में उठ गया। बेहोशी की हालत में उसके हाथ पैर झूल रहे थे। रोहन ने पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ा। चुड़ैल चीखने लगी, छोड़ दो उसे, वो मेरा है। कमरे की दीवारें टूटने लगीं, खिड़कियां फटने लगीं, हवा तेज होने लगी और ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा घूम रहा हो।
रोहन ने चीखते हुए विक्रम को अपनी ओर खींचा। विक्रम, उठ उठ। और तभी टॉर्च जो नीचे गिर गई थी अचानक तेज रोशनी से चमकने लगी, सीधे चुड़ैल की आंखों पर। वो पीछे हट गई और असहनीय चीख मारी। रोहन ने मौका देखकर विक्रम को घसीटा और दरवाजा जोर से धक्का देकर खोला। दोनों किसी तरह बाहर गलियारे में गिरे। चुड़ैल दरवाजे तक आई पर बाहर नहीं निकल सकी। वो दीवार से चिपकी हुई तड़पने लगी। तुम नहीं बच सकते, बाहर का रास्ता तुम कभी नहीं ढूंढ पाओगे। फिर वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। रोहन और विक्रम सीढ़ियां उतरने लगे। विक्रम अभी भी आधा बेहोश था, लेकिन रोहन उसे संभाल रहा था। पर जैसे ही वे नीचे आए, हवेली का मुख्य हॉल बदल चुका था। जहां पहले सीढ़ियां थी, वहां अब खाली दीवार थी। जहां गेट था, वहां अब सिर्फ अंधेरा था, मानो हवेली खुद जिंदा हो चुकी हो। विक्रम हकलाया, रोहन, ये हवेली रूप बदलती है। अचानक हवा में फिर वही फुसफुसाहट गूंजी। मैंने कहा था, कोई यहां से बाहर नहीं जाता। चारों तरफ दरवाजे खुलने लगे। हर कमरे से परछाइयां बाहर आ रही थीं। अलग अलग आकार, अलग अलग रूप, कुछ इंसानी, कुछ राक्षसी। उनकी आंखें गड्ढों जैसी थीं और शरीर धुएं से बने थे। वे दोनों भाइयों की तरफ बढ़ रहे थे। रोहन ने विक्रम को सहारा दिया। दौड़! दोनों दाएं वाले गलियारे में दौड़े। परछाइयां भी उनके पीछे चली। गलियारा अंधेरा और अंतहीन हो गया। फर्श पर कदमों की आवाज गूंज रही थी, उनकी और परछाइयों की। अचानक सामने एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा दिखा। उस पर ताला लगा था, पर दरवाजे के ऊपर एक पंक्ति लिखी थी, सत्य ही मुक्ति है। रोहन चौंक गया। यह पहली बार था कि हवेली ने कुछ ऐसा कहा जो मदद जैसा लगे। परछाइयां नजदीक आ रही थीं। उनके हाथ रोहन की पीठ तक पहुंच चुके थे। रोहन ने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन तभी उसे समझ आया सत्य मतलब क्या। और फिर उसे याद आया, तस्वीर में राधिका देवी का बच्चा मर चुका था, लेकिन वह यह मानने को तैयार नहीं थी। उसने अपने मर चुके बच्चे की आत्मा को वापस बुलाने के लिए काले अनुष्ठान किए थे। उसी कारण वह चुड़ैल बनी। तभी समझ आया, इस हवेली का सत्य यही था। रोहन चिल्लाया, तुम्हारा बच्चा मर चुका है। कमरा कांप उठा। अचानक हवेली की सभी परछाइयां रुक गईं, जैसे किसी ने पॉज दबा दिया हो। दीवारें चटकने लगीं। दरवाजे का ताला खुद ब खुद टूट गया। रोहन ने विक्रम को पकड़ा और दरवाजा खोल दिया। अंदर तेज सफेद रोशनी थी। दोनों अंदर कूद गए। अगले ही पल हवेली पीछे से जोरदार धमाके के साथ गायब हो गई और वे धूल से भरे पुराने खंडहर के बाहर पड़े थे। कोई कोहरा नहीं, कोई परछाई नहीं, बस सूनी पहाड़ी हवा। विक्रम धीरे धीरे होश में आया। उसकी आंखों में डर था। रोहन, वह वापस आएगी? रोहन ने हवेली की जगह बड़े खंडहर को देखा। धीरे से बोला, नहीं पता। बाइक तक पहुंचे और धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ने लगे। पर लगभग आधा किलोमीटर चलते ही रोहन ने रियर व्यू मिरर में देखा। दूर खंडहर की टूटी दीवार पर एक स्त्री की परछाई खड़ी थी। लंबे बाल, लाल साड़ी, ठीक उसी तरह जैसे तस्वीर में थी। वह धीरे धीरे हाथ हिलाकर रोहन को बुला रही थी। रोहन ने तुरंत मिरर घुमा दिया और तेज रफ्तार में बाइक बढ़ा दी। दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर हवा में वही फुसफुसाहट गूंजी, तुम वापस आओगे मेरे बच्चे।